नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ग्लोब के बारे में, यानी कि आप यदि भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ना चाहोगे तो उसके लिए हमें ग्लोब की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम पढ़ेंगे आज ग्लोब के बारे में। ग्लोब क्या है? ग्लोब यानी कि अपनी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का हूबहू छोटा नमूना है। पृथ्वी के हूबहू छोटे नमूने को ही हम ग्लोब कहते हैं। जिस प्रकार की अपनी पृथ्वी है उसी प्रकार का ग्लोब बनाया गया है। इसके ऊपर कौन सा महाद्वीप कहाँ है, कौन सा सागर कहाँ है, कौन सा महासागर कहाँ है, कौन सा देश कहाँ है, ये सब कुछ दर्शाए गए हैं। तो देखते हैं ग्लोब। तो सबसे पहले हमें ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे। ग्लोब के ऊपर कितने प्रकार की काल्पनिक रेखाएं बनाई गई है, कौन कौन से ध्रुव है और इन ध्रुवों की खोज किसने की, इस प्रकार की कुछ क्वेश्चन है वो हम हल करने वाले हैं। चलो पहले ग्लोब के बारे में समझ लेते हैं। अब देखते हैं कि इस प्रकार ये एक मैंने ग्लोब बनाया है आपके लिए। पृथ्वी अपनी इस प्रकार इतना गोल तो नहीं है। पृथ्वी है वो उत्तरी ध्रुव से इस प्रकार से चपटी है और दक्षिणी ध्रुव से भी इस प्रकार से ये अपनी पृथ्वी चपटी है, बिल्कुल गोलाकार नहीं है। और इस आकार के होने के कारण ही अपने पृथ्वी के आकार को लघुवक्ष आकार भी कहा जाता है, यानी कि लघुवक्ष आकार है। इस प्रकार से दोनों तरफ ध्रुवों से पिचकी हुई है थोड़ी। तो ये अपना ग्लोब बना। तो यहाँ देखते हैं कि ग्लोब के ऊपर दो ध्रुव बनते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। ऊपर वाला होता है, इसको हम जानते हैं उत्तरी ध्रुव के नाम से, और नीचे का जो दक्षिण में है इसको हम जानते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो कह सकते हैं कि अपने ग्लोब पर दो ध्रुव बनाए गए हैं, या ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के दो ध्रुव हैं जो कि आपस में जो मिलते हैं एक देशांतर रेखा के माध्यम से, जिसको हम जानते हैं ग्रीनविच रेखा के नाम से। तो पहले हमें पढ़ेंगे इसके ऊपर कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं उनके बारे में। लेकिन देखते हैं कि पृथ्वी के अपने ये जो ध्रुव बने हैं दो, तो इन ध्रुवों की खोज किसने की? उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की और दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की, ऐसा हम पढ़ने वाले हैं। तो उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पियरे। रॉबर्ट पियरे ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी, जबकि दक्षिण ध्रुव की खोज है वो एमंडसन ने की थी। अमंडसन ने दक्षिण ध्रुव की खोज की और उत्तरी ध्रुव की खोज है वो रॉबर्ट पियरे ने की। ये आप थोड़ा ध्यान रखें। अब देखते हैं कि इस ग्लोब के ऊपर दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इस ग्लोब के ऊपर दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती है, जिसको हम जानते हैं, एक को तो जानते हैं अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, और दूसरा जो प्रकार है उसको हम जानते हैं देशांतर। ग्लोब के ऊपर भूगोलवेताओं ने ये दो प्रकार की रेखाएं बनाई है, अक्षांश और देशांतर। तो इनमें हम देखते हैं कि पृथ्वी के ऊपर वास्तव में कोई ऐसी रेखा नहीं है, लेकिन ग्लोब के ऊपर इन भूगोलवेताओं ने कुछ अक्षांश रेखाएं और कुछ देशांतर रेखाएं बनाई है, यानी कि दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं बनाई है। काल्पनिक का मतलब होगा कोरी कल्पना, वास्तव में नहीं है, केवल कल्पना है। हाँ, तो इनकी संख्याएं देखते हैं। आपको पता है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या, देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चन को या लाइन को ढंग से सुने। कुल अक्षांश कितने हैं? तो यदि कुल अक्षांश आपसे पूछे तो कुल अक्षांश बनते हैं 181। कुल 181 अक्षांश बनते हैं। और देशांतर कितने हैं? 360। अब यहाँ आगे हम क्वेश्चन करेंगे कि अक्षांश वृत्त और अक्षांश में क्या अंतर है, वो आगे बढ़ेंगे हम। तो ये इसका पश्चिमी दिशा, पश्चिम दिशा ये इसकी पूर्व है, इसका दक्षिण और ये उत्तर। तो यहाँ देखते हैं कि जो अक्षांश रेखाएं हैं, ये अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि पूर्व से पश्चिम की ओर इनको बनाया जाता है। वास्तव में तो कहे है नहीं, लेकिन इनको बनाया जाता है। तो आप ध्यान रखें कि ये अक्षांश रेखाएं इस प्रकार से, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है। इस प्रकार से इस गोलाकार ग्लोब के चारों ओर फैली हुई है,
यानी कि ये इसके यहाँ से जाकर इसके पीछे से होकर इसमें यहाँ खुद में आके मिलती है। तो इस प्रकार ये अक्षांश रेखाएं हैं वो यहाँ इस प्रकार से खींची जाती है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है। एक विशेषता हो गई इनकी कि अक्षांश रेखाएं किस प्रकार खींची जाती है। देशांतर रेखाएं देखते हैं तो देशांतर रेखाएं हैं वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर आके मिलती है। इस प्रकार ये देशांतर रेखाएं खींची जाएगी। इसको हम अगले स्टेप में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में। केवल अक्षांश रेखाओं के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम देखेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। तो पहले अक्षांश के बारे में देखते हैं। जैसा कि पहला मैंने बताया, अपना जो अक्षांश रेखाएं हैं ये पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है। पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है, पूर्व की ओर खींची जाती है। और ये आपको पता है वास्तविक रेखाएं नहीं है, ये है वास्तविक रेखाएं नहीं है, ये है काल्पनिक खींची जाती है। एक विशेषता हो गई इनकी। दूसरी विशेषता देखते हैं कि ये जो अक्षांश रेखाएं हैं ग्लोब के सामने हम देख रहे हैं, तो ये देखने पर हमें दिखाई देगी कि समानांतर है, ये एक दूसरे के समानांतर है। कहने का मतलब एक दूसरे को कहीं नहीं काटती है, घूमकर इसके पीछे से आकर अपने अंदर ही मिलती है। तो एक प्रकार से ये एक घेरा बन जाता है, यानी कि वृत्त बन जाता है। तो इनको हम अक्षांश वृत्त भी बोलते हैं, वो भी आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन एक बार ये है कि अक्षांश रेखाएं सभी अक्षांश, ये भी कह सकते हैं, ये कह सकते हैं सभी अक्षांश समानांतर होते हैं। क्या होते हैं? सभी अक्षांश है वो समांतर होते हैं, समानांतर होते हैं, यानी कि इनके बीच की दूरी होती है नज़दीकी दो अक्षांश रेखाओं की जो दूरी होती है वो समान होती है, इसलिए हम कहेंगे कि ये समानांतर होती है। कहीं जाके आपस में आगे काटते नहीं है, यानी कि प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो कहेंगे कि सभी अक्षांश हैं वो समानांतर होते हैं, इनके बीच की दूरी बराबर होती है। चलो एक क्वेश्चन बनता है, कोई क्वेश्चन ऐसा आ भी सकता है कि नज़दीकी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती कितनी है। तो आप यहाँ देखिए, यानी कि नज़दीकी या पास की नज़दीकी दो अक्षांशों के बीच की दूरी, अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? दो अक्षांश ले लो पास वाले, तो उनके बीच की दूरी है वो 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है वो 111 किलोमीटर बताई जाती है। लेकिन आप ये भी ध्यान रखें कि जैसे हमें भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाते हैं तो यहाँ ध्रुव आता है, तो ध्रुवों के पास क्या होता है, इन अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है वो 111 किलोमीटर के बजाय थोड़ी बढ़ जाती है। तो एक बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि ध्रुवों पर जाने पर अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी घटती है, बढ़ती है, समान रहती है, इस प्रकार, यानी उनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से क्वेश्चन आया था एक, तो इसमें ध्यान रखें यहाँ पे कि भूमध्य रेखा और कर्क मकर रेखा के आसपास के क्षेत्र में जो अपने दो अक्षांश रेखाएं हैं नज़दीक, उनके बीच की दूरी है वो 111 किलोमीटर रहती है। लेकिन जैसे ही आप ध्रुवीय प्रदेश में जाते हैं, जहां से पिचकना शुरू हो जाता है, अपना पृथ्वी का लगभग स्वरूप शुरू हो जाता है, यानी कि जहां से चपटी है अपनी पृथ्वी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से, वहां जाके क्या होता है कि इन अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी मैंने आपको 111 किलोमीटर बताई है वो बढ़ जाती है थोड़ी, यानी कि 111 किलोमीटर से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आपका ऑप्शन होगा कि क्वेश्चन में कि ध्रुवों के ऊपर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती है या घटती है या बराबर रहती है, निम्न में से कोई नहीं। तो इनमें आपका उत्तर ऑप्शन सही होगा, यानी कि ध्रुवों के पास जाने पर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है वो बढ़ती है, यानी कि 111 किलोमीटर से अधिक हो जाती है। तो ये अक्षांश थे अपने। इसके बाद हम देखते हैं
कि ये जो अक्षांश होते हैं ये अक्षांश वृत्त बनाते हैं। इस ग्लोब को आप एक गेंद मान लें और ठीक बीच की रेखा जिसको हम भूमध्य रेखा मानते हैं वो इसके अंदर आके ही अपने अंदर आके ही मिलती है। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो वृत्त बनता है वो बनता है अपना 0 डिग्री अक्षांश यानी कि भूमध्य रेखा। 0 डिग्री का जो अक्षांश है, 0 डिग्री का अक्षांश जिसे हम जानते हैं भूमध्य रेखा के नाम से, भूमध्य रेखा, या दूसरा नाम भी जानते हैं इसका विषुवत वृत्त के नाम से भी इसको जानते हैं, भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं, 0 डिग्री के अक्षांश के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन ये आए कि पृथ्वी पर कहीं भी सबसे बड़ा वृत्त बनाना है तो वो वृत्त अपना बनेगा कहाँ बनेगा? भूमध्य रेखा के ऊपर बनेगा, क्योंकि ये जितने भी अक्षांश है इसके अंदर सबसे जो लंबी रेखा है, अक्षांश रेखा है, वो है अपनी भूमध्य रेखा। आपसे क्वेश्चन को ये भी पूछ सकता है कि भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है, यानी कि यहाँ से लेकर इसके चारों ओर पृथ्वी के ठीक बीच में एक धागा बांधा जाए या तार बांधा जाए भूमध्य रेखा पर, तो उसकी लंबाई कितनी होगी? तो आप देख सकते हैं कि भूमध्य रेखा की लंबाई, भूमध्य जो रेखा है उसको हम बोलते हैं विषुवत वृत्त भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषुवत वृत्त। वृत्त क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये घेरा बनता है, एक चक्र बनता है, सर्कल बनता है, इसीलिए इसको वृत्त भी कहा जाता है। तो विषुवत रेखा की लंबाई, इनकी जो लंबाई है वो है 40,075 किलोमीटर। दिख रहा है क्या बोर्ड में? 40,075 किलोमीटर मानी गई है। लेकिन अपने जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 11 का जो भूगोल विषय है उसके अंदर इसमें दी हुई है, इसकी लंबाई है वो 40,077 किलोमीटर दी हुई है। तो कहने का मतलब ज़्यादा फर्क नहीं है, आसपास में इतना ऑप्शन में काफ़ी अंतर मिलेगा हज़ारों में। तो यहाँ 40,075 जो किलोमीटर है या फिर 40,077 किलोमीटर भी आप पढ़ने में आता है कई बार, तो दोनों सही है, आपको ऐसा ही देख लेना। जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हो उसी को बढ़िया मानना होता है। तो आपकी बुक में दिया यदि 40,077 किलोमीटर दिया है तो आप इसको सही माने। बाकी जो सामान्य बुक आती है अपनी तो उनके अंदर बताया जाता है 40,075 किलोमीटर। किसकी? भूमध्य रेखा की लंबाई की बात है। चलो आगे देखते हैं कि ये जो अक्षांश होते हैं, इन अक्षांशों में सबसे लंबा अक्षांश मैंने आपको बता दिया। तो इनमें अक्षांश वृत्त कितने बनते हैं? अक्षांश वृत्त कितने बनते हैं यहाँ पहले देखेंगे कि ये सब रेखाएं हैं वो आपस में चक्कर काट के अपने अंदर ही मिलती है आके, तो इस प्रकार से वृत्त बनते हैं। लेकिन दो ऐसे अक्षांश है जो अक्षांश वृत्त नहीं बनाते, केवल पॉइंट बनाते हैं। जैसे एक तो है 90 डिग्री का उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री का उत्तरी अक्षांश जिसको हम उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। तो 90 डिग्री का उत्तरी अक्षांश और मैं एन लगा देता हूँ नॉर्थ। इसी प्रकार ये ध्रुव पर 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से जो रेखाएं हैं ये रेखाएं नहीं बनती। ये जो अक्षांश है ये केवल पॉइंट बनाते हैं यहाँ, यानी कि इस प्रकार घेरा नहीं बनाते, तो ये केवल एक पॉइंट बनाते हैं। इस प्रकार पॉइंट बनता है दोनों का ही। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि ग्लोब के ऊपर कुल कितने अक्षांश वृत्त हैं। आपसे पूछ लिया जाए कितने अक्षांश हैं, अक्षांश पूछ लिया जाए तो आपको बताना होगा 181। लेकिन जब आपको पूछ लिया जाए ग्लोब के ऊपर कितने अक्षांश वृत्त बनते हैं, तो आप अक्षांश वृत्त का नाम आए तो आपको बताना होगा यहाँ, यानी कि एक तो ये वाला और एक ये वाला, दो है ये पॉइंट बनते हैं। इस प्रकार वृत्त नहीं बनता, घेरा नहीं बनता। तो दो कम करेंगे 179, 179 अक्षांश वृत्त बनते हैं। वृत्त घेरा पूछे तो, क्योंकि ये दो कम हो जाते हैं, ये अक्षांश वृत्त है वो नहीं बनता। चलो अब देखते हैं यहाँ अक्षांशों में कुछ मुख्य अक्षांश है उनको देख लेते हैं। इनके कुछ मुख्य अक्षांश है वो देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा तापमान के, चलो वो हम पढ़ेंगे ताप कटिबंध, अलग से एक क्लास लेंगे। इसके मुख्य अक्षांश देख लेते हैं कौन कौन से इसमें मुख्य अक्षांश है। तो देखिए आप 181 अक्षांशों को नहीं पढ़ सकते, लेकिन इन 180 अक्षांशों में से हम हैं वो 5 मुख्य अक्षांश है वो जरूर पढ़ सकते हैं। चलो देखते हैं, पहले 5 मुख्य अक्षांश बता देता हूं और उसके बाद हम देखेंगे देशांतर।
अब देखते हैं अपने ये 5 जो मुख्य अक्षांश है वो देखते हैं पहले। तो इन 5 मुख्य अक्षांशों में एक तो हम देखेंगे भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को दूसरा नाम दिया जाता है विषुवत वृत्त, दूसरा नाम दिया जाता है विषुवत वृत्त के नाम से जाना जाता है इसको। तो ये है अपना 0 डिग्री अक्षांश पर, 0 डिग्री अक्षांश। तो इसको आप 0 डिग्री अक्षांश ही बोल सकते हो, न कि उत्तरी या दक्षिणी, यानी कि 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 0 डिग्री दक्षिणी अक्षांश आप इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि बीच में है दोनों के, न तो उत्तर में है न दक्षिण में है। इसकी विशेषता क्या होती है ये मैं बाद में बताऊंगा आपको वहां, लेकिन यहाँ पहले 5 अक्षांश लिख लेते हैं। एक देखेंगे हम कर्क रेखा, एक देखेंगे हम कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने डिग्री पे है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। आपको ये अक्षांश होते हैं इनके, इनका ध्यान रखना है। और एक ध्यान रखना है आपको, यानी कि ये उत्तरी है या दक्षिणी है, उत्तरी अक्षांश। यदि आप केवल लिख देते हो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री अक्षांश पर है, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि यहां आपको क्या ध्यान रखना है कि उत्तरी गोलार्ध में है, तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तरी अक्षांश है या दक्षिणी अक्षांश। क्योंकि ये देखिए 0 डिग्री है यहाँ, तो इसके ऊपरी 90 अक्षांश पाए जाते हैं, नीचे भी 90 अक्षांश पाए जाते हैं। इनका ये आंकड़ा तो सही मिलेगा दोनों तरफ, लेकिन ये उत्तरी और दक्षिणी है, इससे ही पहचाना जाएगा। अगली जो अपनी एक और रेखा है वो मैं लिख रहा हूं मकर रेखा। क्या नाम है? मकर रेखा के नाम से जाना जाता है एक मुख्य अक्षांश को, और वो भी 23.5 डिग्री अक्षांश पे है, वो भी 23.5 डिग्री अक्षांश पे है। लेकिन ये अक्षांश से कौन सा है? ये है दक्षिणी अक्षांश। कौन सा अक्षांश है? दक्षिणी अक्षांश। ये अपने 3 मुख्य अक्षांश हो गए। अब हम देखते हैं चौथा मुख्य अक्षांश, जिसको हम जानते हैं आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक रेखा कह सकते हैं, आर्कटिक वृत्त कह सकते हैं। इसको हम पहचानते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नाम से जानते हैं, जिसको आर्कटिक रेखा के नाम से जानेंगे। और इधर अंटार्कटिक रेखा या वृत्त। अंटार्कटिक रेखा है वो दक्षिण में 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश। तो इसको आप थोड़ा गौर से देखिए कि यहाँ ये दोनों एक जैसे अक्षांश है, ये दोनों एक जैसे अक्षांश है, लेकिन इसमें अंतर क्या है? यहाँ उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश है, यहाँ उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश है। ये उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश उत्ते क्या है मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। चलो हम देखते हैं इन 5 मुख्य अक्षांशों को हम यहाँ देखेंगे इसके ऊपर, यानी कि ग्लोब के ऊपर। 2 अक्षांश और देख लेते हैं, दो अक्षांश और देख लेते हैं। एक तो है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या फिर इसको नाम दे देते हैं उत्तरी ध्रुव। इस अक्षांश को हम उत्तरी ध्रुव नाम देते हैं, और एक को देते हैं हम फिर दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो यहां देखिए आप उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कितने कितने डिग्री पे है? उत्तरी ध्रुव है वो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है, उत्तरी अक्षांश पे, और दक्षिणी ध्रुव है वो है अपना 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे, दक्षिणी अक्षांश। तो यहां गौर करेंगे थोड़ा आप, ये दोनों 90-90 है, ये दो 66-66 है, ये 23-23 है। अंतर क्या है? उत्तरी और दक्षिणी, बस ये ध्यान रखना आपको। तो ये 7 मुख्य अक्षांश है, इनको अब हम अपने ग्लोब के ऊपर देखते हैं कि कौन सी की क्या विशेषता है। चलो देखते हैं। हाँ, अब जो 7 मुख्य अक्षांश, अब जो 7 मुख्य अक्षांश देखे थे हमने, उन अक्षांशों को हम इस अपने ग्लोब के ऊपर देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ठीक बीचों बीच यानी कि ग्लोब के 2 पार्ट करता है वो मुख्य अक्षांश है। सबसे बड़ा मुख्य अक्षांश जिसको हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, और जिसको हम जानते हैं 0 डिग्री अक्षांश। इसको हम जानते हैं 0 डिग्री का अक्षांश, या कह सकते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। विषुवत रेखा की क्या विशेषता है कि विषुवत रेखा है ग्लोब के ऊपर सबसे बड़ा अक्षांश है, जिसकी लंबाई है वो 40,075 किलोमीटर या 40,077 किलोमीटर में देखने को मिलता है। तो ये क्या करता है कि इस पूरे ग्लोब को 2 भागों में बांट देता है। यहाँ देखिए कि ये बीच में खींचा हुआ, तो एक ऊपर वाला भाग, एक नीचे वाला भाग। तो जो ऊपर वाला जितना एरिया बचता है वो कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। ऊपर वाला एरिया जो जितना भी बचता है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। यो चारों से, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक मतीरा है, उसको आप ठीक बीच में से काट दे, 2 टुकड़े कर दें, तो एक टुकड़ा उत्तरी गोलार्ध ऊपर वाला, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो यहां देखिए ये नाम है कि गोलार्ध। गोलार्ध नाम क्यों दिया इसको? तो यहां देखिए ये पहले तो पूरा ग्लोब वो एक गोला था, लेकिन बीच में से काट दिया भूमध्य रेखा द्वारा, तो इस प्रकार से आपके पास क्या बचता है? ये आधा गोला बचता है। उत्तरी गोलार्ध आधा गोला बचता है ये, इसलिए इस आधे गोले को, तो यहां बनता है गोला था पहले पूरा, अब आधा हो गया, तो अर्ध। अर्ध का मतलब आधा। ये गोला था लेकिन आधा हो गया, दोनों को मिलाकर क्या बोला गया? गोलार्ध। तो ये आधा गोला है। इसी प्रकार दक्षिण में भी आधा गोला है, तो 2 गोलार्ध हो गए। ऊपर वाले को हम जानते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को हम जानते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो ग्लोब के ऊपर ये 2 गोलार्ध बनते हैं अपने, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो आप बता सकते हैं कि ये भूमध्य रेखा है, और इस भूमध्य रेखा का ऊपर का जो भाग है वो उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध। भारत का यहाँ मानचित्र बनता है, तो आप बता सकते हैं कि भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है, अक्षांश रेखाओं के आधार पर। तो यदि ये देशांतर रेखा 0 डिग्री का ग्रीनविच रेखा इसके आधार पर पूछे तो पूर्वी गोलार्ध में है। तो आप कह सकते हैं कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, अक्षांश के हिसाब से उत्तरी में और देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में है। तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, मान लो यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, तो आप कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में है। कोई देश यहाँ है, जैसे अर्जेंटीना मान लेते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये जो देश है वो किस गोलार्ध में है? आप कह सकते हैं ये दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में है, और ये होगा यहाँ कोई, तो ये उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध।
तो गोलार्ध 4 गोलार्ध बनते हैं भूमध्य रेखा से, तो बनते हैं 2, जैसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। एक ये जो देशांतर रेखा है 0 डिग्री की, ये भी 2 भागों में बांटती है पृथ्वी को, तो इधर वाले को पूर्वी गोलार्ध, इधर वाले भाग को कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध। चलो देखते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। 2 भाग कौन से हैं, एक उत्तरी गोलार्ध और एक है दक्षिणी गोलार्ध। इसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ कि 23.5 डिग्री पर जो एक रेखा है अपनी, उसको हम जानते हैं कर्क रेखा के नाम से, जो भारत के बीचों बीच गुजरती है। तो मान लेते हैं कि यहाँ 23.5 डिग्री की रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तर में, और यहाँ है 23.5 डिग्री दक्षिण में। तो इन 2 रेखाओं को हम क्या मान लेते हैं, एक को मकर, एक को कर्क। तो ऊपर वाली जो 23.5 डिग्री पे होगी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये उत्तरी अक्षांश है, इसलिए इसको हम जानेंगे कर्क रेखा के नाम से। किस नाम से, कर्क रेखा के नाम से। इसी प्रकार 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यहाँ ये रेखा है, तो इसको हम जानेंगे मकर रेखा के नाम से। तो मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे है, कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे, क्योंकि ये तो उत्तर में है और ये दक्षिण में है। और बीच वाली अपनी रेखा कौन सी होती है, भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री पे होती है। तो 3 रेखाएं तो आ गई। अब चौथी रेखा देखते हैं कि यहां ले लेते हैं हम, ये जो भाग है इसको मान लेते हैं कि 66.5 डिग्री आता है यहां पर, और इधर ये ले लेते हैं कि 66.5 यहां आता है कोई ऐसे। ये आपको ध्रुवों पर जाके गोलाकार दिखाई देने लग जाएगी थोड़ी। तो ये है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और यहां बनता है ये 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। उत्तरी और दक्षिणी में अंतर है, केवल डिग्रियां तो समान है। तो उत्तरी अक्षांश 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, उसको हम जानेंगे आर्कटिक रेखा के नाम से। किस नाम से, आर्कटिक रेखा के नाम से, क्योंकि यहाँ आर्कटिक सागर है, तो आर्कटिक सागर के पास होने के कारण इसको आर्कटिक रेखा का नाम दिया गया है। और यहाँ अंटार्कटिका महाद्वीप है, तो वहां आसपास होने के कारण इसको जानते हैं अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा कह सकते हैं, वृत्त कह सकते हैं। तो ये 66.5 डिग्री पे होगी। अब हमने पढ़ा था 90 डिग्री, ठीक 90 डिग्री का यहाँ से कोण बनता है 90 डिग्री का, और नीचे भी 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश है, इस 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं उत्तरी ध्रुव के नाम से, और ये कहलाता है अपना उत्तरी ध्रुव। तो आप ये भी कह सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव है। ये उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, वीडियो के शुरू में मैंने बता दिया था, किसने की थी, रॉबर्ट पियरे ने। उत्तरी ध्रुव रॉबर्ट पियरे ने की। ये दक्षिणी ध्रुव है 90 डिग्री और दक्षिणी अक्षांश पर, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर अपना एक ध्रुव है, जिसको हम जानते हैं दक्षिणी ध्रुव। किस नाम से जानते हैं, दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो 7 मुख्य अक्षांश देखे थे, उन 7 मुख्य अक्षांशों को हमने अभी इस वीडियो में देख लिया है। ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की कुछ विशेषता देखने के बाद अब हम देशांतर रेखाओं की कुछ विशेषता देख लेते हैं। जैसे वीडियो क्लास के शुरू में बताया था कि ग्लोब के ऊपर 2 प्रकार की रेखाएं होती है जो काल्पनिक होती है, एक तो होती है अक्षांश और एक होती है देशांतर, हमने ये पढ़ा था। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अक्षांश रेखाओं के बारे में और बता दूं, एक बात रह गई थी बताना कि अक्षांश रेखाओं के उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री पे होती है, उसके बाद में 90 अक्षांश होते हैं अपने यहाँ तक, यानी कि उत्तरी ध्रुव तक एक टोटल 90 अक्षांश होते हैं। कितने अक्षांश होते हैं, 90 अक्षांश होते हैं। इसी प्रकार 0 के बाद में 1 डिग्री 2 डिग्री करके, इसी प्रकार यहाँ दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री तक 90 अक्षांश होते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि 90 अक्षांश तो हो गए उत्तरी गोलार्ध में और 90 अक्षांश हो गए अपने दक्षिणी गोलार्ध में। 90 उत्तरी गोलार्ध में, 90 दक्षिणी गोलार्ध में। तो 90 उत्तरी गोलार्ध में और 90 दक्षिणी गोलार्ध में, ये तो 180 ही हुए। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इनकी संख्या 181 होती है। तो 181 कैसे होती है, 90 उत्तरी गोलार्ध के जुड़ते हैं, 90 दक्षिणी गोलार्ध के, और बीच वाला एक ये जो मुख्य अक्षांश है जिसको हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, 0 डिग्री में, न तो इधर वाले 90 में गिनती हुई इनकी और न ही नीचे वाले इनकी दक्षिणी अक्षांश में इसकी गिनती हुई। इसलिए ये एक्स्ट्रा एक जोड़ा जाता है, तब जाके क्या होता है, +1 लगता है और इनकी संख्या 181 हो जाती है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा लाइन है, 90 में नहीं गिनी गई है। अब देखते हैं देशांतर के बारे में। तो देशांतर रेखाओं की संख्या 360 बताई जाती है। तो देशांतर रेखाओं की संख्या 360 बताई जाती है। तो यहां देखते हैं कि जो अपने घड़ी के अंदर जो समय देखते हैं, टाइम देखते हैं, वो इन्हीं देशांतर रेखाओं के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि हर देश का एक मानक समय लिया जाता है और उसी के आधार पर उस देश की घड़ियां चलती है। कोई एक देशांतर को अपना मानक समय निर्धारित किया जाता है, तो ये देखते हैं देशांतर रेखाओं से। तो इस प्रकार से जो देशांतर रेखाएं हैं वो ध्रुव से शुरू होकर ध्रुव में आके मिलती है, यानी कि ये समानांतर नहीं होती, प्रतिच्छेदी होती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यानी कि ध्रुवों पर आकर प्रतिच्छेद करती है। तो ये देशांतर रेखाओं की सर्वाधिक दूरी होती है वो भूमध्य रेखा पर होती है।
देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक कहाँ होती है? ये भूमध्य रेखा पर होती है, और भूमध्य रेखा पर ये देशांतर रेखाएं 90 डिग्री पर काटती है। यानी कि जब ये आपस में यहाँ काटेगी तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो हम कहेंगे कि देशांतर रेखाएं ध्रुवों से निकलकर ध्रुव के आकर मिलती है, और ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। एक और देख लेते हैं कि देशांतर रेखाएं दो समीप यानी कि नजदीकी दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? जैसे कि हमने पढ़ा था अक्षांश रेखाओं में कि उनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, ध्रुवों पर बढ़ती है। लेकिन क्या हम देशांतर में ऐसा कर सकते हैं? देशांतर में क्या होता है कि सर्वाधिक दूरी होती है भूमध्य रेखा पर, उसके बाद जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ उत्तर या दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो ये क्या होता है, ये रेखाएं हैं आपस में संकड़ी होती जाती है, यानी कि इनके बीच की दूरी है वो घटती जाती है, और ध्रुव पर जाकर इसकी जो दूरी होती है वो शून्य हो जाती है। देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी है वो ध्रुवों पर जाकर शून्य हो जाती है। चलो देखते हैं देशांतर रेखाएं। हाँ, इसमें एक ये देशांतर रेखा है अपने बीच की रेखा, जिसको हम ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ये है 0 डिग्री का देशांतर, ये है 0 डिग्री का देशांतर। तो इस 0 डिग्री के देशांतर को जानते हैं ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये ग्रीनविच रेखा है, देशांतर रेखा है। ये भी पृथ्वी के दो भाग करती है, एक तो इधर पश्चिम की ओर पश्चिम, और इधर है अपना पूर्व दिशा। तो बीच में से है ये पूर्वी भाग कहलाता है, ये पश्चिमी भाग कहलाता है। तो यहाँ 0 डिग्री के बाद पूर्वी गोलार्ध में 180 देशांतर माने जाते हैं, और पश्चिम में भी 180 माने जाते हैं। यहाँ थोड़ा गौर कीजिए कि ये जो ग्रीनविच रेखा है ये 0 डिग्री का है, 0 डिग्री का देशांतर है। इसके बाद 1 2 3 4 करके 180, और इधर भी 180। तो इस हिसाब से अपने कितने हो जाने चाहिए? 180 पूर्वी गोलार्ध में, 180 पश्चिमी गोलार्ध में, और एक हो जाना चाहिए अपना ये ग्रीनविच रेखा ये। लेकिन ये 361 नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ देखिए थोड़ा सा कि ये पश्चिम से जो 180 की रेखा होती है और पूर्व की जो 180 की रेखा होती है देशांतर, वो दोनों एक ही होती है। यानी कि 180 की जो देशांतर रेखा होती है इससे भूमध्य रेखा के पीछे ठीक इधर से जाके यहाँ, तो वो दोनों पूर्व वाली और पश्चिम वाली एक ही होती है, दो अलग अलग नहीं होती। इसलिए वहां एक अक्षांश कम हो जाता है, ये जुड़ जाता है, वहां से एक कम हो जाता है, रहते हैं वो 360। इस प्रकार से इस ग्लोब पर 360 ही अक्षांश बनेंगे, न कि 361। तो इसको बोलेंगे हम पूर्वी गोलार्ध, सॉरी पश्चिमी गोलार्ध, और इसको बोलेंगे हमें पूर्वी गोलार्ध। तो आप ये जो अक्षांश रेखाएं होती है इनसे क्या होता है, स्थान है वो क्षेत्र देखा जा सकता है। और जो अपने देशांतर रेखाएं होती है, देशांतर रेखाओं से किसी भी समय का किसी भी स्थान का है वो समय ज्ञात किया जा सकता है। यदि आपको किसी देश के मानक देशांतर का पता है तो आप उस देश से अन्य किसी देश का समय है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो एक बताने योग्य बात है कि अपनी ये जो ग्रीनविच रेखा है, अपनी जो ये ग्रीनविच रेखा है इसको समय रेखा कहा जाता है, समय रेखा कहा जाता है। और जो अपनी इसके पीछे 180 की जो रेखा है, 180 डिग्री का देशांतर है, उस 180 देशांतर रेखा को तिथि रेखा कहा जाता है। तिथि रेखा यानी कि दिनांक रेखा कहा जाता है। और इस तिथि रेखा को कई स्थानों पर मोड़ा गया है, यानी कि कई देशों के बीच में से गुजरने के कारण इनको टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा मोड़ा गया है कि उनका एक ही देश में 2 बार यानी कि 2 दिन न हो, इसलिए इसमें कई मोड़ भी दिए गए हैं और इसको तिथि रेखा कहा जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।